ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th में मैथ्स में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, त्रिभुज यानी ट्रायंगल या समरूपता के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने थ्योरम 6.1 पढ़ा था। थ्योरम 6.1 क्या है? थ्योरम 6.1 कहिए या थेल्स थ्योरम कहिए या फिर आप बीपीटी कहते हो, ठीक है। इसका प्रूफ हमने देखा था। प्लीज अब सर। गुड इवनिंग। तो 6.1 थ्योरम में क्या होता है? अगर कोई एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल हमने लिया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, पी क्यू आर, ठीक है। क्यू आर के समांतर किसी भी एक भुजा के समांतर एक लाइन आपने बना दिया, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि ए बी लाइन जो है वो क्यू आर के समांतर है, ए बी लाइन क्यू आर के समांतर है। अच्छा, यहाँ पर B30 के अलावा भी किसी और बैच के बच्चे हैं क्या आज? यस सर, B31 ए। B31 क्यों? B31 में B30 का लिंक गया है क्या आज? यस सर। क्यों? B31 का क्लास नहीं चल रहा? नो सर। एक सेकंड मुझे चेक करने दो। B31 तो क्लास चलना चाहिए आज। वही मुझे नई आईडी देख रहे हैं, एक सेकंड वेट कर लीजिए, मैं बस चेक कर ले रहा हूँ। B31 कौन लेते हैं, कौन सर या मैम? सर कीर्ति मैम लेती हैं। ओके, ठीक है ठीक है, फिर तो कीर्ति मैम लीव पर हैं, तो शायद वो बैच मर्ज हुआ हो। ठीक है, तो शायद यहाँ मर्ज हुआ होगा B31 एंड B30। ओके, तो B31 में क्या चल रहा था टॉपिक? टॉपिक मुझे बताइए, टॉपिक क्या चल रहा था B31 में? कोई भी B31 से बता दो। सर 6 चैप्टर कंप्लीट होने वाला था। चलो 6 चैप्टर कंप्लीट होने वाला था ना, तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। B30 में 6.1 थ्योरम हमने किया था, उस पर बेस्ट क्वेश्चन आएगा। तो B31 के जितने बच्चे हो, रिवीजन की तरह इस क्लास को लीजिएगा, जैसे आप पढ़ते हो उस तरीके से पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर कोई क्यू आर के समांतर ए बी लाइन खींच दिया अगर हमने, तो बाकी दो भुजाओं को डिवाइड किया, तो बाकी दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेगा। बराबर अनुपात करने का मतलब आप सीधे यहाँ पर बोल सकते हो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग, अगर ए बी लाइन पैरेलल है सर क्यू आर के, तो हम लिख सकते हैं सर, ए बी लाइन अगर क्यू आर के समांतर है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि पी ए बट्टा ए क्यू बराबर पी बी बटा बी आर के होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में बांटा है, ए बी लाइन पी क्यू को और पी आर को, ठीक है। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, इस पे बेस्ट आपका क्वेश्चन आएगा। एक रिकॉल क्वेश्चन ट्राई करिए, उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? आकृति में एक फिगर आपको दिखा दिया ट्राइंगल का, बोल रहा है क्यू आर एस टी के समांतर है, क्यू एस का मान बताइए। बहुत सारा वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, इसको आपको ट्राई करना है, सॉल्व करिए। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। अभी आपका चैट बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना होगा। अगर क्यू आर एस टी के समांतर है तो क्यू एस का वैल्यू बताइए। फिगर में पी क्यू का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया गया है, पी आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, आर टी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, क्यू एस कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो अभी तक 12 आंसर आए हैं, 12 में 11 सही, बाकी लोग करिए। देखिए यहाँ पर क्लियर है ना, त्रिभुज एक पी क्यू पी एस टी है। अब पी एस टी में क्या बोल रहा है कि ये वाला जो क्यू आर लाइन है, क्यू आर पैरेलल किसके है? नीचे वाले एस टी के, दोनों लाइन पैरेलल है। तो आप यहाँ पर थेल्स थ्योरम लगा सकते हो, बीपीटी लगा सकते हो। पी क्यू बटा क्यू एस बराबर पी आर बटा आर एस, आर टी सॉरी। वहां पर जिसका वैल्यू पता है वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा। क्यूएस को आप एक्स मान लीजिए या फिर क्यूएस को क्यूएस ही लिख दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड में इसको ट्राई करिए।
तो 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड और। 15, 10, 10 seconds, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो यहाँ पर टोटल 24 बच्चों ने आंसर किया है, 24 में 19 सही। और वेरी गुड, आप सभी ने इस तरीके से आंसर किया। अगर आपका आंसर गलत हुआ है, यहाँ पर देखो कैसे आंसर होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सिंपल सा आपके पास बीपीटी है, आप यहाँ पर बोल सकते हो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये दिया गया है कि क्यू आर लाइन एस टी के समांतर है। तो इस त्रिभुज में सीधे हम कह सकते हैं ये वाला जो क्यू आर लाइन दिख रहा है सर, वो एस टी के पैरेलल दिख रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्यू आर लाइन बाकी दोनों भुजाओं को यानी पी एस और पी टी को बराबर अनुपात में बांटेगा। बराबर अनुपात में बांटने का मतलब कह सकते हैं सर पी क्यू, ये लिख दीजिएगा जब भी आपके एग्जाम में आएगा ना, ये बता दीजिएगा कौन किसके समांतर है, तो बोल दीजिएगा क्यू आर पैरेलल है आपके एस टी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी क्यू बटा क्यू एस, ये पी क्यू बटा क्यू एस बराबर पी आर बटा आर टी। ठीक है, बराबर लिख देंगे पी आर बटा आर टी के। पी क्यू का वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू दिया है पुट कर दो। पी क्यू का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 4। क्यू एस का वैल्यू नहीं पता तो या तो क्यू एस लिख दीजिए या फिर यहाँ पर एक्स लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक्स लिख दिया बराबर पी आर का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। आर टी का वैल्यू 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 4 को 3 से गुना करोगे, x को 1 से गुना करोगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 12 बराबर x, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्यूएस जो होगा सर 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्लियर है, इतना आसान है। एक और तरीका बताया था, कैसे कर सकते हैं एक और तरीका से, शॉर्टकट कुछ बताया था। सर 1 का 3 गुना 3 होता है तो 4 का 3 गुना 12 होगा। 12 हो जाएगा, बस इतना कर दोगे। अगर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो बहुत जल्दी से कर सकते हैं। सर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, 1 का 3 गुना है, ये मल्टीप्लाई करने पर 3 गुना 3 आ गया। ठीक है, तो सिंपली बोलेगा सर यहाँ पर 4 है तो 4 का 3 गुना कर दीजिए, 4 गुना 3 आ जाएगा 12। ठीक है, तो क्यूएस आ जाएगा 12। बस इतना जल्दी से आंसर कर सकते थे हम लोग। तो 12 सेंटीमीटर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो डिपेंड करता है कि 1 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में या फिर 2 या 3 नंबर में आ रहा है। 1 नंबर में आएगा तो ऐसे कर सकते हैं, 2 या 3 नंबर में आएगा तो इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमेशा आपके पास ऑप्शन के साथ क्वेश्चन नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल लिखने वाले क्वेश्चन आएंगे। अगला जो टॉपिक है आपका प्रमेय नंबर 6.2, थ्योरम नंबर 6.2। तो थ्योरम 6.2 का प्रूफ तो नहीं कर रहे, एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं आएगा, इसके स्टेटमेंट को समझते हैं क्या कहता है यह थ्योरम और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो बोला गया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, पहले पढ़ लीजिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में डिवाइड करे, विभाजित करे, तो वह वही रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जस्ट थेल्स का उल्टा लिखा गया है। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, एक मैं त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है, एक मैंने कोई भी ट्रायंगल कुछ ऐसा बना लिया, एक ट्रायंगल ले लीजिए कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें इसका नाम दे दिया मान लो एबीसी, एबीसी। अब बोल रहा हूं इसमें त्रिभुज के एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, कोई भी दो भुजा मतलब ए बी और एसी को बराबर अनुपात में बांट रहा है। मतलब एक लाइन ऐसा बना दिया, अब मुझे नहीं पता कि ये लाइन जो मैंने बनाया ना डीई, वो बीसी के समांतर है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो डी लाइन है वो ए बी और ए सी को बराबर अनुपात में बांट रहा है। तो आप ये बोलेगा यदि अगर ऐसा है कि ए डी बट्टा डी बी बराबर किसके है, ए ई बटा ई सी के, मतलब ये जो लाइन डी खींचा वो इस तरीके से खींचा कि ए बी और ए सी को बराबर बराबर अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो आप बोलेगा सर अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये जो लाइन है डीई वो पैरेलल हो जाएगा आपके बीसी लाइन के नीचे वाले तीसरी भुजा के। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं तो डीई लाइन जो होगा वो पैरेलल किसके होगा, समांतर किसके होगा, बीसी के। क्या डी बीसी के बराबर भी होगा क्या, नहीं बराबर नहीं होगा। ये जो दो लाइन बीच में बनाया ना ये समांतर का साइन है, बराबर का साइन नहीं है। डी तो छोटा होगा, साफ दिख रहा है डी छोटा है सर, बीसी बड़ा है। ठीक है, तो डी बीसी का समांतर होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अनुपात अगर बराबर रहेगा तो डी लाइन बीसी के समांतर होगा।
कैसे क्वेश्चन आएंगे हो सकता है आपको चेक करने के लिए बोल दे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने बनाया कुछ इस तरीके से, देखिए यहां पर लिख रहा हूं पी क्यू आर। अब फिगर में कैसा दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं एक लाइन ऐसे बना दिया एस टी, यहाँ पर दे दिया वैल्यू 2, यहाँ दे दिया 5, यहाँ दे दिया 4, यहाँ दे दिया 10। मैं पूछ रहा हूँ क्या एस टी पैरेलल है कि नहीं क्यू आर के? एस टी लाइन क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं? तो आप सिंपली क्या करिएगा, सर ये जो एस टी लाइन है दो भुजाओं को काट रहा है, बिल्कुल दो भुजाओं को काट रहा है सर, एक एस पर एक टी पर। तो आप पहले रेशियो बाएं तरफ से निकालिए, पी एस बटा एस क्यू कितना आ रहा है, पी एस बटा एस क्यू 2/5, ठीक है। अब क्या करिए, इधर से देखिए पीटी बटा टी आर देखिए, तो आपको सर पीटी बटा टी आर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/10, और 4/10 करने का मतलब 2 दूनी 4, 2/5, ये भी 2/5 आ गया। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि सर पी एस बटा एस क्यू जो आया वही बराबर आया पीटी बटा टी आर के, दोनों देखिए 2/5 आ गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो पी एस बटा एस क्यू जो है वो पीटी बटा टी आर के है। तो हमें यह दिख गया कि सर एस टी लाइन जो बनाया हमने, एस टी जो लाइन बनाया था वो कुछ इस तरीके का लाइन था कि दो भुजाओं मतलब पी क्यू और पी आर को बराबर अनुपात में बांट रहा है, पी एस और एस की का अनुपात पीटी बटा टी आर के बराबर है। तो डेफिनेटली अगर ऐसा है तो एस टी लाइन जो होगा वो बिल्कुल पैरेलल होगा आपके क्यू आर के, बिल्कुल पैरेलल होगा। समझ में आया थ्योरम क्या कह रहा है? अगर बराबर नहीं होता तो कहते पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं ऐसा क्वेश्चन एक ट्रायंगल फिर से बना रहा हूं, एक ट्रायंगल बना दिया और यहां पर नाम दे रहा हूं एम एन टी, ठीक है। अब एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बना दिया या 2 पॉइंट दे दिया, ठीक है। चलो एक लाइन बना ही देता हूं एक्स वाई। अब मुझे नहीं पता कि एक्स वाई लाइन एम टी एन टी के पैरेलल है भी या नहीं, मैं वैल्यू दे रहा हूं यहाँ पर, वैल्यू दे दिया यहाँ पर 4 7, यहाँ लिख दे रहा हूं 8, यहाँ लिख दिया 12, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या एम एक्स और सॉरी एक्स वाई और एन टी पैरेलल है या नहीं है? नो सर। नहीं, ठीक है। तो आप अगर चेक करना हो कि आपका एक्स वाई लाइन और एन टी लाइन पैरेलल है या नहीं है तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग सोचिएगा कि सर एक्स वाई लाइन ऐसा खींचा गया है कि दो भुजाओं को काट रहा है, ठीक है, एक एम एन को और एक एम टी को। तो आप पहले एम एक्स बटा एक्स एन निकालिए, बाएं तरफ से अनुपात निकालिए, तो आप निकालोगे एम एक्स बटा एक्स एन। तो यहां से आपका क्या निकल कर आ रहा है, ये बोलेंगे सर 4/7, यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर में दिया रहेगा एग्जाम में, अभी के लिए मैं बस 4/7 लिख दिया हूँ, 4/7। आप दाएं तरफ से रेशो निकालिएगा तो आपका आएगा एम वाई बटा वाई टी, ठीक है। एम वाई बटा वाई टी करेंगे तो आ जाएगा 8/12, 8/12 करेगा 4 दूनी 8, 4×3 = 12, तो आ गया 2/3, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या दिखा, यहाँ पर दिख रहा है सर एम एक्स बटा एक्स एन और एम वाई बटा वाई टी बराबर नहीं है, एक 4/7 आ रहा है कि 2/3 आ रहा है। आप कहोगे ना 4/7 जो है सर 2/3 के बराबर नहीं होता, ठीक है, बराबर नहीं का साइन है। तो आप कहेंगे सर एम एक्स बटा एक्स एन बराबर नहीं है किसके, एम वाई बटा वाई टी के, ये दोनों बराबर नहीं है। और अगर ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है मतलब एक्स वाई लाइन बराबर बराबर अनुपात में डिवाइड नहीं किया है एम एन और एम टी को, और बराबर अनुपात में डिवाइड नहीं किया है तो सिंपली बोलेगा एक्स वाई एन टी के समांतर नहीं है। तो आप बोलेगा सर एक्स वाई एन टी के समांतर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है चेक करने के लिए, क्लियर, ठीक है। Yes. चलिए तो इस तरीके से बस चेक करने वाला कुछ क्वेश्चन आएगा और प्रूफिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये देखिए ये आपका बेसिकली 6.1 पर ही बेस्ड है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम सोचेंगे कैसे इसको प्रूफ करने के लिए। यहाँ पर क्या लिखा है, पहले तो इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ए डी बटा ए बी बराबर है ए ई बटा ए सी के, ए ई बटा ए सी है वो, तो हम समझिए इस फिगर दे रखा है आपको, बोला यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी के भुजाओं को ए बी और ए सी को, भुजाओं ए बी और ए सी को
बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करे, मतलब त्रिभुज एबीसी के भुजा एडी पर डी है और एसी पर ई है। क्रमशः का मतलब क्या होता है, पहले ए बी है तो ए बी पर डी बनाना है आपको, एसी बाद में लिखा हुआ है तो एसी पर ई बनाना है। क्रमशः मतलब क्रम के अकॉर्डिंग, पहले ए बी तो पहले वाला डी, एसी तो ई, ठीक है। तो प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो। क्वेश्चन में बहुत क्लियर बोल दिया है कि डीई लाइन जो है वो समांतर है आपका बीसी का, ये दिया गया है, ठीक है, आपको प्रूफ नहीं करना है, ये दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि एडी बटा एबी जो होगा वो एई बटा एसी के बराबर होगा, ठीक है। करते हैं। अब क्या क्या चीज हमें सोचना होगा। पहले तो हमें पता है कि सर जब भी कभी ऐसा मुझे दिख जाए कि किसी त्रिभुज में डीई लाइन बीसी के समांतर है, ये डीई लाइन भुजा एबी और एसी को दो बिंदु डी और ई पर काट रहा है, तो यहां पर हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल वही लगाएंगे। तो आप यहां पर बोलिएगा चूंकि डीई पैरेलल किसके है, बीसी के, तो आप यहां पर बोलिए थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग आप इतना लिख सकते हो सर, एडी बटा डीबी जो होगा वो बराबर किसके होगा, एई बटा ईसी के, एई बटा ईसी के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर, थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ के बाद आपके किताब में या कई बार कुछ चीजें आपको ये बोला जाता है कि इसको आप उल्टा कर दीजिए, वन जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, वो सारी चीजें आपको याद नहीं करना है। मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि आप कैसे सोचोगे कि कोई नया भी क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे। देखिए आपको ऐसा सोचना है, कुछ भी याद मत करिए, आप सिंपली सोचो कि आप देखो कि आपका आया क्या है और आपको प्रूफ क्या करना है। तो आपको जो प्रूफ करना है वहां पर एडी लिखा हुआ है, ठीक है, इस एडी को कुछ मत छेड़िए, ठीक है, जैसे लिखा हुआ उसको रहने दो, ठीक है, क्योंकि एडी हमें लाना है ना, तो उसको मैं क्यों चेंज करूं। आपका नीचे में ए बी है और आपका क्या आ रहा है, बीडी आ गया, मतलब डीबी आ गया। लाना है ए बी, आ गया है डीबी, ये तो प्रॉब्लम है। लाना है एसी, आ गया है ईसी, ये तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको चेंज करिए, जो हमें नहीं चाहिए उसको चेंज करेंगे ना, जो चाहिए उसको तो रहने दीजिए। जैसे यहाँ पर ए ही है और यहाँ भी आपका आ गया है, तो ए को छेड़छाड़ मत करिए, जो आ गया उसको रहने दो, जो नहीं आया है उसको चेंज करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप इस स्टेटमेंट के बाद ऐसे लिखिए, चित्र को देखते रहिएगा। यहाँ पर मैं एडी को एडी ही लिख रहा हूँ और मैं डीबी को सोच रहा हूँ डीबी को क्या लिख दूं, मुझे बताओ। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ पी क्यू और यहाँ पर दे दिया एम, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एम क्यू जो होगा, ये एम क्यू जो होगा वो पूरे पी क्यू में से अगर मैं पीएम को घटा दूं तो मिल जाएगा, बताइए, पी क्यू माइनस पीएम करने पर मिल जाएगा यस सर। Yes, sir. फिगर के अकॉर्डिंग। अगर मैं कह रहा हूँ ये पूरा 8 है, ये 7 है, तो 8 में 7 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा वो, ठीक है। तो सीधे हम यही चीज अप्लाई करेंगे कि पूरे लेंथ में से देखिए क्या घटाने पर मिल रहा है। तो आप डीबी को सोचिए कि डीबी को चेंज करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, बताओ क्या लग रहा है आपको, डीबी कैसे मिलेगा, एबी में से क्या घटा दें, एडी। एडी। तो ये पूरा एबी में से आप अगर एडी को घटा दीजिएगा तो आपको डीबी मिल जाएगा। तो ऐसा सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं सर, इस डीबी को चेंज करके लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। उसी तरीके से राइट साइड में देखिए, ए को चेंज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे आपको रीजन पता है, क्योंकि ए हमारा आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का ए लिख दिया। नीचे में जो ईसी है, ईसी को चेंज करना चाहेंगे, ईसी क्योंकि हमें प्रूफ नहीं करना था, तो क्या लिखेगा ईसी को, AC माइनस ए एसी माइनस ए। तो इस पूरा एसी में से अगर मैं इस ए को घटा दूं, एक सेकंड, तो इस पूरे एसी में से अगर मैं ए को घटा दूं तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली बोलिएगा ए के नीचे में जो ईसी है उसको लिख देंगे सर एसी माइनस ए, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें सर, अब इसके बाद आपको क्या सोचना है समझिएगा। अगर मैं कभी ऐसा लिखा हुआ हूं, उसको छोड़ दो, अब अगर मैं कभी ऐसा लिखा हुआ है ए प्लस बी बटा सी, तो आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हो सर ए बटा सी प्लस बी बटा सी, ओके। अगर मैं लिख दूं ए माइनस बी बाई सी, तो आप इसको लिख सकते हो सर ए बटा सी माइनस बी बटा सी, ठीक है। ये दोनों का दोनों लिखना बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं ए बाई बी माइनस सी, इसको आप लिख सकते हो क्या अलग अलग, ए बी माइनस ए सी, ए बाई सी, नो ये सर। लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल लिखना गलत हो जाएगा, नीचे से अलग नहीं होता, ऊपर से अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि ये लिखना बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या सोच रहे हैं, नीचे में अगर दो टर्म है प्रॉब्लम होगा सर,
ऊपर में 2 टर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हम अलग कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, व्युत्क्रम कर दूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि नीचे में 2 टर्म आ गया ना, तो आप इसको व्युत्क्रम कर दोगे, तो आप इसको दोनों साइड व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ए बी माइनस ए डी को ऊपर कर दीजिए। तो ए बी माइनस ए डी को मैं ऊपर कर दिया, ए डी को मैंने नीचे कर दिया, रीजन पता है ताकि हम उसको अलग कर पाए। तो अगर बाएं साइड आपने किया है तो आपको व्युत्क्रम दाएं साइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप क्या करिए, ए सी माइनस ए को ऊपर कर दीजिए और ए को नीचे कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से आप अलग अलग करिए, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, देखिए ए बी बटा ए डी, वही चीज कह रहा हूँ, ए माइनस बी बाई सी, तो ए बाई सी माइनस बी बाई सी। तो यहाँ आप लिख सकते हो सर ए बी, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कुछ गलत ना हो जाए, ए बी बटा ए डी माइनस ए डी बटा ए डी, ठीक है। अच्छा ए डी बटा ए डी को क्या लिखेंगे, एडी को एडी से भाग लगाएंगे 1 मिल जाएगा, ठीक है। एक्स को एक्स से भाग लगाओगे 1 मिलेगा, 5 को 5 से भाग लगाओगे 1 मिलेगा। तो अगला स्टेप में इसको 1 में लिख देंगे, ठीक है, बराबर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए सी बटा ए माइनस ए बटा ए। इतना तक सभी को क्लियर है, बोलिए। यस सर। यस सर। इसके बाद में इस पेज को, इस थोड़ी सी इस भाग को मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ 1 सेकंड, क्योंकि इस पेज पर नहीं हो पाएगा सारा चीज। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना प्रूफ कर लिया कि ए बी माइनस ए डी बराबर ए सी बटा ए बी बाई ए डी माइनस ए डी बाई ए डी बराबर ए सी बाई ए माइनस ए बाई ए। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें दिख रहा है सर ए बी बटा ए डी, ठीक है, माइनस ए डी बटा ए डी आपका 1 हो गया, बराबर ए सी बाई ए आ गया आपका ए सी बाई ए माइनस ए बटा ए आपका 1 आ गया, ठीक है, इतना। अब दोनों ही साइड 1 है, दोनों ही साइड 1 है, दोनों साइड माइनस का साइन के साथ है। तो मैं इस -1 को उधर कर ले जाऊंगा तो ये -1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 + 1 से कट जाएगा, सीधे 0 हो गया, ठीक है। तो आप सिंपली बोल सकते हो सर दोनों तरफ सेम नंबर है, सेम चीजें हैं और साइन भी सेम है, तो सीधे आप इसको कैंसिल करिएगा, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए। स्क्रीन अगर विजिबल नहीं है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, नेट चेक करिए, सही हो जाना चाहिए, ठीक है। सरवन कुमार के आईडी से एक बच्चे हैं। तो अभी तक आ गया है आपका कि ए बी बटा ए डी ये है ए सी बटा ए के। क्या हमें यही प्रूफ करना था या थोड़ा अलग प्रूफ करना था? सर थोड़ा अलग। थोड़ा अलग। देखिए आपका प्रूफ ये करना था, ए डी बटा ए बी, मैं लिख दे रहा हूँ, ए डी बटा ए बी बराबर ए बटा ए सी, प्रूफ ये करना था ए डी बटा ए बी बराबर ए बटा ए सी, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है, ये आ गया तो आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो, व्युत्क्रम कर दीजिए, दोबारा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ एक्स बाई वाई का वैल्यू 2/5 है, तो y बाई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ना, उल्टा करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप व्युत्क्रम कर दीजिए, तो आप बोलोगे सर ए डी बटा ए बी बराबर कितना होगा, ए बटा ए सी के, ठीक है। और ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, सिद्ध कर दिया हमने। क्लियर, यही प्रूफ करना था। ये याद रहेगा सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ भी आपको यहाँ पर रटना पड़ा क्या कि हमने ये ऐसे याद किया कि इसको उल्टा करना है, इसको एक जोड़ना है वगैरह, कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। बस समझ लेना है कि इससे क्या होता है ना कि आप रिलेट कर पाओगे कि कहाँ पर क्या किया, ठीक है। बेस्ट मेथड है, अगर आपने 1 जोड़ने वाला तरीका से कर रखा है तो वो भी सही है, कुछ गलत नहीं है उसमें, ठीक है। उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ा हमें। चलिए, तो प्रैक्टिस करिएगा, सिद्ध करने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की 2 भुजाओं, क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करिए, मैं नहीं कर रहा कुछ इसमें। राइट, बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः 2 बिंदु ई और एफ स्थित है। यदि पी का वैल्यू 4 है, क्यू का वैल्यू 4.5 है, पी एफ का वैल्यू 8 है और आर एफ का वैल्यू 9 है, तो बताइए क्या ई एफ क्यू आर के समांतर होगा या नहीं होगा। बस आपको यस या नो में आंसर करना है। ई एफ क्यू आर के समांतर होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा। पहला आंसर यस आया है। देखो यहाँ पर फिगर बना करके नहीं दिया गया है, तो त्रिभुज पी क्यू आर की बात की गई है, मैं फिगर बना देता हूँ।
ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर की बातें की गई है, मैं बनाता हूँ फिगर, ट्राइंगल पी क्यू आर नाम दे दिया, पी क्यू आर। अब भुजा पी क्यू और पी आर का बात किया गया, तो एक भुजा में पी क्यू ये वाला ले रहा हूँ और एक पी आर ले रहा हूँ, इन दोनों भुजाओं पर दो बिंदु है। कौन सा बिंदु? पी क्यू पहले है, पी क्यू पर ई है और पी आर पर एफ है। पी क्यू पर मैंने ई ले लिया और पी आर पर मैंने एफ ले लिया। ठीक है, इस प्रकार है कि पी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। क्यू ई का वैल्यू 4.5, तो यहाँ लिख दिया 4.5 सेंटीमीटर में ही है। पी एफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आर एफ का वैल्यू। तो बताइए पैरेलल है कि नहीं ये वाला लाइन ई एफ और क्यू आर पैरेलल है या नहीं, आपसे पूछा। तो आप अनुपात चेक करिएगा कि सर ई एफ लाइन जो है बाकी दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में काटेगा तो पैरेलल होगा, अनुपात अगर बराबर नहीं होगा पैरेलल नहीं होगा। चेक करिए, तो आप पहले निकालिए पीई बटा ई क्यू, पीई बटा ई क्यू निकाला इधर से, पीई बटा ई क्यू कितना आ रहा है? 4 बटा 4.5, 4 बटा 4.5। तो 4 को 4.5 से डिवाइड करके क्या आएगा? आप डेसिमल करिए, पॉइंट को हटा करके ऊपर में 10 से गुना कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 40 बटा 45। 5 से काटते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, तो आ गया आपका 8 बटा 9। ठीक है, अनुपात आ गया 8 बटा 9। यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर मीटर मत लगाना, ठीक है, यहाँ पर कोई इकाई नहीं आएगा क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट चुका है। अनुपात में कोई रेशियो नहीं लगाते, जैसे आपको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया था त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में भी कभी आपने देखा था क्या कि साइन थीटा के बाद मैं लगा रहा हूँ साइन थीटा बराबर 3/5 सेंटीमीटर, ऐसा किया था कभी? नहीं किया। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा क्या है, यह एक अनुपात है, साइन थीटा एक रेशियो है, तो यहाँ पर कोई सेंटीमीटर वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, तो अनुपात में कभी रेशियो नहीं आता, यूनिट नहीं आता, तो यहाँ पर मैंने सीधे 8 बटा 9 लिख दिया, कोई यूनिट नहीं लिखा। उसके बाद क्या करिए आप पी एफ बटा एफ आर करिए। ठीक है, तो आप अगर मैं पी एफ को एफ आर से डिवाइड कर रहा हूँ तो पी एफ बटा एफ आर कितना आ जाएगा? 8 बटा 9, तो साफ ही दिख रहा है, पी एफ का वैल्यू 8 और 9, तो हमें दिख रहा है सर पी एफ बटा एफ आर और पी बटा ई क्यू दोनों ही 8 बटा 9 के बराबर आ गया, दोनों अनुपात बराबर है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि पीई बटा ई क्यू बराबर है सर पी एफ बटा एफ आर के, और ये बराबर होने का मतलब ई एफ लाइन जो है वो दो भुजाएं पी क्यू और पी आर को बराबर अनुपात में बांट रही है, तो इसलिए ई एफ लाइन जो होगा वो क्यू आर के बिल्कुल समांतर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलिएगा सर ई एफ बिल्कुल समांतर होगा क्यू आर के। यस, समझ में आया? यस ये सर। क्वेश्चन था, इसके बाद वाला क्वेश्चन शायद थ्योरम 6.1 पर ही है, इसको भी ट्राई कर लो। ये थ्योरम 6.2 का नहीं है, थ्योरम 6.1 पर ही क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करो इसको, फिर क्वेश्चन और करेंगे पोल में। इसमें मेरी हेल्प की कोई नीड है क्या, या खुद से कर लोगे आप लोग? सर कर लेंगे। खुद से कर लोगे, कर लीजिए इसको। ठीक है, ABC में भुजा AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार है कि AD का वैल्यू 5 है, BD का वैल्यू 10 है, AE का वैल्यू 7 है, तो आप मुझे EC की लंबाई ज्ञात करके बताइए सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में ही आएगा, कितना आएगा यहाँ पर सॉल्व करके बताओ। तो साहिब का आंसर आ गया है 14 सेंटीमीटर, बंटी का आंसर आया है 14 सेंटीमीटर, अभी मोस्टली सभी का 14 सेंटीमीटर। और तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, एक त्रिभुज सेम, हाँ सेम ही है, यहाँ पर ट्रायंगल बना रहा हूँ त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी की बातें की गई है। तो एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी, बोल रहा है भुजा ए बी और एसी पर क्रमशः बिंदु डी और ई है, तो डी कहाँ बनाए ई कहाँ बनाए, क्लियरली तो बोल दिया। ए बी पर क्या है बिंदु डी, ए सी पर क्या है बिंदु ई है। ठीक है, तो आप ए बी पर बिंदु डी बनाइए, ए सी पर बिंदु ई बना लीजिए। ठीक है, और ये बिल्कुल बोल रखा है कि ए डी का वैल्यू 5 है, तो ए डी का वैल्यू 5 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। बी डी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो इतना आसान वाला क्वेश्चन था, इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसी आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यहाँ पर एक चीज और बोल दिया कि डी जो है बीसी के समांतर है, तो ये तो बोल दिया कि डी लाइन जो है
वो BC के समांतर है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, 5 का 2 गुना 10 होगा तो 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, अगर 2 नंबर का आएगा ना तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, चूंकि सर डी समांतर है आपके BC के, ठीक है, तो आप बोलेगा चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है डी समांतर है BC के, इतना लिखना पड़ेगा। तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लाइन होगा डी बराबर अनुपात में बांटेगा दो भुजाओं को, बराबर अनुपात बांटने का मतलब AD बटा DB जो होगा वो बराबर होगा AE बटा EC के, ठीक है। AD बटा DB जो होगा वो AE बटा EC के बराबर होगा। इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर जिसका जिसका वैल्यू पता है वैल्यू डालिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, बस कैलकुलेशन ही था। तो AD का वैल्यू 5, DB का वैल्यू 10, AE का वैल्यू 7 और EC को आप EC लिख दो चाहे X लिख दो, ठीक है, मैं EC ही लिख दे रहा हूँ अभी के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 से काटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 1 बटा 2 बराबर 7 बटा EC, ठीक है। तो EC यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 2 गुना 7 14 सेंटीमीटर। क्लियर? यस किसी का सर। डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, डाउट नहीं है तो वाई लिख के कंफर्म कर दीजिए कि समझ में आ गया सर। हाँ जी, पोल करें अब। चलिए, तो आपके लिए पोल है, बिल्कुल इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा, या तो चेक करने वाला होगा, यहाँ पर थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। तो थ्योरम 6.1 पर ही क्वेश्चन है, राइट। और चैट आपका बंद है, पोल आपका ऑन हो जाएगा। चलो 1 सेकंड बस मुझे दो, पोल आपका थोड़ा देर में ऑन हो जाएगा, तब तक सॉल्व करिए। चलिए, पोल ऑन हो चुका है, आप जाकर आंसर कर सकते हो सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार से है कि AD का वैल्यू 2 है, BD का वैल्यू 3 है, EC का वैल्यू 7.5 है, तो AE का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। जल्दबाजी नहीं, आराम से करिए, आंसर सही आएगा। जल्दबाजी करोगे गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ डेसिमल में भी डेटा दे रखा है, 7.5 है। एक वैल्यू दिया गया है 2 सेंटीमीटर, एक वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, एक 7.5 7.5 आपसे AE पूछ रहा है, ठीक है। तो A देखिए 2.5 होगा, 3 होगा, 5 होगा या 6 होगा। देखो यहाँ पर बोल दिया है कि A इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर अगर सेंटीमीटर में भी नहीं लिखा हुआ है तो भी ये सेंटीमीटर में ही है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिख दिया है सेंटीमीटर में ही आपको बताना है। सर अभी तक कितनों का सही है? कितनों का सही है, 1 सेकंड, 8 बच्चों का सही है अभी तक। सॉल्व करते हैं थोड़ी देर में इसको, पहले सभी का आंसर आ जाए। तो ये BPT कहिए या थेल्स कहिए या थ्योरम 6.1 कहिए, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। जहां पर एक बोला गया है कि D पैरेलल है आपके BC के, D समांतर है BC का, तो आप बस अनुपात बराबर करिए, इक्वेशन लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। बस करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान से, डेसिमल वाला कैलकुलेशन ध्यान से। 30 सेकंड में end करेंगे इसको, 30 सेकंड और है, ठीक है। 25 टाइम चाहिए होगा तो माइक ऑन करके बोलिएगा। 20 सेकंड्स। फिफ्टीन, 10 एंड लास्ट 5, 5 4 3 2 1। चलिए, तो यहाँ पर इतने सारे आंसर, 2 आंसर सबसे ज्यादा आए हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आप सभी ने आंसर दिया है। 8 2 13 3। तो आपके कुछ आंसर इस तरीके से हैं, 8 बच्चों को ये लगता है 2 13 3।
सबसे ज्यादा आंसर जो आए हैं वो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा इसमें देखते हैं, या फिर बी या डी होगा। देखिए यहाँ पर क्लियरली बोल रखा है कि एक त्रिभुज एबीसी की बात की गई है, तो मैं सीधे एक त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ। चलो थोड़ा इसको बड़ा ही कर लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी। अब यहाँ पर एबीसी में क्या बोल दिया, एबीसी बोल रहा है ए बी और ए सी पर दो बिंदु है डी और ई। तो ए बी पर बिंदु डी है और ए सी पर बिंदु ई है। ठीक है, जितना बोला क्वेश्चन में कर दिया। एडी का मान 2 सेंटीमीटर लिख देता हूँ यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। बीडी का मान 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 3 सेंटीमीटर। ईसी का मान 7.5 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे ए पूछ रहा है तो ए का वैल्यू एक्स लिख दीजिए या फिर ए को ए ही रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और बोला था कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, तो डीई को मिलाइए। तो डी से ई तक हमने मिला दिया, तो डीई लाइन जो है पैरेलल है आपके बीसी के, ये दोनों लाइन पैरेलल दिया गया है। तो अगर डी बीसी के समांतर है तो आप यहाँ पर बोलिएगा क्योंकि डीई सर समांतर है हमारे बीसी के, तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर एडी बटा डीबी जो होगा वो बराबर होगा मेरे एई बटा ईसी के। ठीक है, क्या लिखा, एडी बटा डीबी जो होगा वो बराबर होगा एई बटा ईसी के। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए, एडी का वैल्यू कितना 2, डीबी का वैल्यू कितना 3, एई का वैल्यू नहीं पता तो एक्स लिख देते हैं, ईसी का वैल्यू कितना, ईसी का वैल्यू 7.5। इसको कैलकुलेट करिए तभी आंसर सही आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 7.5 बटा 3 बराबर एक्स। इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है, आप 2 को 7.5 से गुना करें। एक तरीका क्या है, 7.5 को 2 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, 15 को 3 से भाग लगाओगे 5 आ जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 7.5 को मैं डेसिमल को हटाना चाहूँ तो नीचे में गुना में 10 कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया सर, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 75 को 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 15 बटा 3 आ गया, तो 15 बटा 3 करने का मतलब क्या, 3 पंजे 15, तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 15 बटा 3 यानी 3 पंजे 15 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, ढाई नहीं होगा ना, ऑप्शन नंबर ए गलत था, ऑप्शन बी गलत था, ऑप्शन सी सही था। क्लियर है ये, 5 कैसे आया। तो 2 को 7.5 से गुना करोगे तो कितना आएगा, बोलिए। सर 2 को अगर मैं 7.5 से गुना करेंगे तो ही 15 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। 75 दूना 150 होता है, एक जीरो लगा देंगे, जीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15.0 तो 15 ही है ना वो। तो वैसे भी कर सकते थे, इस तरीके से भी काटोगे, बस कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा था यहाँ पर। चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो बताइए, कंफर्म नहीं किया आप सभी ने वाई लिखकर। नो चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है आपका थ्योरम नंबर 6.3। तो 6.3 क्या कहता है आपका, देखिए। अच्छा, मैंने ये पढ़ाया है कि आपको पहले एक वर्ड आपको बताया था, इक्की एंगुलर ट्रायंगल, समकोणिक त्रिभुज, ये पढ़ाया है, बताइए, क्योंकि ये सारी चीजें रिलेटेड है। यस, तो समकोणिक त्रिभुज क्या होता है, कौन बताएगा, कोई दो त्रिभुज, मान लो मैं कोई एक त्रिभुज ले रहा हूँ पी क्यू आर। सर जिसके कोण समान होते हैं, दो ट्रायंगल के अगर कोण समान हो तो उसे समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। समकोणिक कहते हैं, नाइस। तो कोई दो त्रिभुज, यहाँ पर बहुत अच्छी आपने बोली एक बात कि सर दो त्रिभुज लेना जरूरी है, समकोणिक त्रिभुज में दो त्रिभुज होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं कोई दो त्रिभुज लूं, मान लो पी क्यू आर त्रिभुज एक लिया एबीसी, ठीक है, एबीसी। तो त्रिभुज पी क्यू आर का तीनों ही कोण त्रिभुज एबीसी के तीनों संगत कोण के बराबर हो। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तीनों कोण बराबर है आपस में, ये नहीं बोल रहा, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोण पी जो है वो कोण ए के बराबर है। हो सकता है यहाँ 50 यहाँ 50। कोण क्यू का वैल्यू कोण बी के बराबर है और कोण आर का जो वैल्यू है वो कोण सी के बराबर है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा दिखता है, मान लो एक डेटा देता हूँ 30 डिग्री, यहाँ दे दिया 70 डिग्री, और ये कितना हो गया 70 30 100, तो ये 80 डिग्री। तो यहाँ भी लिख दिया मैंने 30 डिग्री 70 डिग्री और 80 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, पहले त्रिभुज में तीन कोण 30 70 80 है और दूसरे वाले त्रिभुज में भी 30 70 80 ही है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, ये दोनों समकोणिक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है,
समकोणिक। ठीक है, इतना बताया था। समकोणिक त्रिभुज के बारे में और कुछ बताया था क्या? ये दोनों कैसे होते हैं? हमेशा समरूप होंगे। ठीक है, तो ये बता रखा है आपको कि कोई भी दो समकोणिक त्रिभुज रहेगा तो त्रिभुज के समरूपता का कंडीशन बस इतना ही है कि उनके अगर कोण बराबर होंगे, संगत कोण, तो उनके भुजाएं ऑटोमेटिक ही समानुपाती हो जाते हैं, मतलब एक ही अनुपात में होते हैं। ठीक है, एक ही अनुपात में होते हैं, और एक ही अनुपात में होंगे तो ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, समकोणिक त्रिभुज समरूप भी होते हैं, और यही है आपका एंगल 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 कसौटी। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, लिखा है यदि दो त्रिभुजों में, कोई दो त्रिभुज है हमारे पास, उनके संगत कोण बराबर हैं, तो संगत कोण बराबर होंगे तो उनको हम समकोणिक त्रिभुज कहेंगे, पहले पढ़ रखा है। तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, मतलब समान अनुपात में होती हैं, और एक ही अनुपात में होना, समान अनुपात में होना को ही हम समानुपाती कहते हैं। तो और इसलिए क्योंकि एक ही अनुपात में है भुजाएं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप होगा सर अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है, अगर एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। तो यहां से दिख रहा है त्रिभुज एबीसी के तीनों ही कोण त्रिभुज डीईएफ के बराबर है। तो कसौटी क्या कहते हैं? तीन कोण को हमने बराबर बोला तो हम कहेंगे एंगल एंगल एंगल। ठीक है, कोण कोण कोण, कोण को एंगल कहते हैं, तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं तीनों ही एंगल। एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर। तो कह सकते हैं एंगल 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 कसौटी से, कोण 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 कसौटी से दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक है, लिखने का तरीका क्या होगा? आप देखिए, लिखने के लिए तरीके में काफी चीज आपको सीखना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट तो यही चीज है कि नाम कैसे लिखते हैं। आप पहले क्या कर दो, एबीसी लिख दो, ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ एबीसी। अभी मैंने क्या बोला था, कोण ए किसके बराबर है? कोण डी के बराबर है, तो कोण ए के नीचे कोण डी लिख दीजिए। ठीक है, कोण बी किसके बराबर है? अभी बोला था कोण ई के बराबर। ठीक है, तो कोण बी और ई बराबर है तो बी के नीचे ई लिखिए। सी किसके बराबर है? एफ के बराबर है, तो सी के नीचे एफ लिख दीजिए। आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा सर, एबीसी और डीएफ समरूप त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम लिखने में बहुत ध्यान से दिखिएगा। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी जो है वो समरूप होगा ट्रायंगल डीईएफ के, ये दोनों क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि त्रिभुज एबीसी एफईडी के बराबर है ना? तो यह नाम ध्यान से लिखेगा, एबीसी लिखा हो तो यहाँ पर डीईएफ ही लिखना होगा, ताकि हम बोल सके कि ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है। क्लियर? बोलिए। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ये तो मैंने बोल दिया कि सर अगर संगत कोण बराबर तो समरूप तो होंगे, और समरूप हैं तो इसके भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे, और एक ही अनुपात में होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? एक कंडीशन लिख सकते हो। क्या कंडीशन लिखोगे? ये देखिए, अभी आपने बोला था एबीसी और यहाँ लिखा डीईएफ। देखो आप यहाँ से लिख सकते हो, अतः आप भुजा लीजिए, यहाँ से आपने भुजा लिया, माइक बंद कर लीजिए, पूजा आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कीजिए। यहाँ पर आपका ए बी है, उसके नीचे डी है, तो ए बी को डी से भाग लगाइए, तो एक अनुपात आ गया आपका ए बी बटा डी। हमेशा ऐसा लिखना होगा, बराबर। यहाँ से आपने अगर बीसी को लिया तो यहाँ से आपको ई एफ लेना पड़ेगा, बीसी बटा ई एफ। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ नाम ध्यान से लिखेगा, अदरवाइज गलती हो जाएगा, बीसी बटा ई एफ। उसके बाद यहाँ से आपने अगर ए सी को लिया, ठीक है, ए सी को लिया, नीचे से आप डी एफ को ले लीजिए। ठीक है, जो ऑर्डर आप ऊपर फॉलो कर रहे हो वही ऑर्डर नीचे फॉलो करिए। तो ए सी बटा डी एफ, तो आप कहोगे सर ए सी का जो अनुपात होगा वो डी एफ के अनुपात के बराबर होगा। तो ये रेशियो आप लिख सकते हो बहुत आसानी से। इसमें जिसका वैल्यू पता रहेगा पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्लियर? इतना यहाँ तक क्लियर? तो यस लिख के बताइए। थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं नाम लिखने पर, निष्कर्ष पर आते हैं। पहले मैं यहाँ पर कुछ और ट्रायंगल देता हूं। मैं लिख रहा हूं पी क्यू आर, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं यहाँ पर लिख दिया ए बी सी। मैंने बोला यहाँ पर 80 डिग्री है, यहाँ पर 70 डिग्री है, 70 नहीं करते, चलो यहाँ पर 60 डिग्री कर देते हैं, और यहाँ पर 40 डिग्री कर दिया। 80 60 40, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 60 डिग्री, 40 डिग्री और 80 डिग्री। मैं पूछ रहा हूँ क्या दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है? समरूप है सर। समरूप है सर। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए त्रिभुज पी क्यू आर जो है वो कौन से त्रिभुज के समरूप होगा? नाम क्या लिखेंगे?
क्या हम एबीसी लिख सकते हैं? CAB CAB, हमने एबीसी लिख सकते हैं क्या? हमें मन है एबीसी लिखने का? नो सर नो, त्रिभुज PQR जो है एबीसी के समरूप नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, नाम लिखना है बड़ा ध्यान से। तो आप ऐसे करिए, देखो तरीका क्या होता है। आपको पता सर पहले वाले त्रिभुज का तीनों ही कोण 80 60 40 है, यहाँ भी 80 60 80 60 40 ही दिख रहा है। 60 40 80 मतलब कोण तो बराबर है संगत। तो नाम कैसे लिखे, आप लिख दो PQR। P किसके बराबर है? कोण P 80 डिग्री। 80 डिग्री खोजिए कहां पर है? C के बराबर। तो कोण P कोण C के बराबर मिल गया, P के नीचे C लिख दिया। कोण Q 60 डिग्री है, तो कोण Q किसके बराबर है? कोण A के बराबर। ठीक है, 60 डिग्री A पर है ना, तो Q के नीचे A लगा दीजिए। R 40 डिग्री और 40 डिग्री यहाँ पर B है। ठीक है, तो आपको सर R के नीचे B लिख दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलिएगा त्रिभुज PQR जो होगा सर वो समरूप होगा ट्रायंगल CAB के। ठीक है, ये लिखना सही होगा। आप AB से लिख दोगे गलत हो जाएगा, है ना। तभी तो ये होगा ना संगत कोण बराबर, तभी तो होगा। PC के बराबर होगा, QA के बराबर होगा, RB के बराबर होगा। संगत कोण बराबर भी तो चाहिए समरूपता में। क्लियर? नाम लिखना समझ में आया? बोलिए। अगर मैं PQR की जगह पर ऐसा लिख दूं ट्रायंगल RPQ, तो ये किसका Yes, समरूप sir. होगा? RPQ किसका समरूप होगा? देख लीजिए, R किसके बराबर है? R सर B के बराबर है। B पहले लिख दीजिए। P किसके बराबर है? C के बराबर, C। और Q किसके बराबर? BCA। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल RPQ जो है BCA के समरूप होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? आपसे तो कई बार इतना आसान क्वेश्चन पूछता है ना, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। एक ट्रायंगल बना देगा PQR और एक ट्रायंगल बना देगा यहाँ पर MNMT। ठीक है, और बस वैल्यू दे देगा कि यहाँ पर दे दिया मैंने 100 डिग्री, यहाँ दे दिया कितना लिख दो 30 डिग्री, और यहाँ लिख दिया 70 डिग्री। यहाँ लिख देगा 100 डिग्री, यहाँ लिख देगा 30 डिग्री, और लिख देगा 70 डिग्री। पूछ लेगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं, वो हो और ही नहीं सकता कौन से कसौटी से समरूप है। सर, ये हो कसौटी ही क्या होगा? सर ये हो ही नहीं सकता 70 और 30 100 कैसे होगा? अच्छा, ये मैंने डेटा गलत लिख दिया, सॉरी। तो ये 30 डिग्री हटा के 10 डिग्री कर दीजिए। ठीक है, चलो, तो ये 30 को हटा करके 10 कर दीजिए। चलो ठीक है, मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूँ। बिल्कुल सही बोला आपने साहिब कि ये हो ही नहीं सकता। तो 100 डिग्री 70 डिग्री, यहाँ पर 10 डिग्री, अब सही है। 100 डिग्री, यहाँ पर 70 डिग्री, और यहाँ पर 10 डिग्री। अगर बोला कसौटी बताइए कौन से कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है सर, पहले त्रिभुज का तीनों ही कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एंगल 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, एंगल 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 कसौटी, कोण कोण कोण। नाम लिखने के लिए बोलेगा तो कैसे लिखोगे नाम? सर एनटी में एक का नाम और बता दो। एम है, एम है। तो मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल PQR। तो PQR के लिए क्या लिखेंगे? समरूपता। NTM नहीं, मुझे नहीं सुनाया, या चैट में लिख दीजिए, क्योंकि एक से अधिक बच्चे माइक ऑन करोगे अब नहीं आएगा आवाज। चैट में लिखिए। तो यहाँ पर PQR लिख दिया। P किसके बराबर? 100 डिग्री। 100 डिग्री दिख रहा है सर N, P के नीचे N आ गया। Q है 10 डिग्री, यहाँ पर दिख रहा है T। ठीक है, Q के नीचे T लिख दिया। 70 डिग्री R, यहाँ पर 70 डिग्री M, R M के बराबर। ठीक है, तो बोलेगा PQR जो होगा समरूप सर NTM के बराबर होगा, MTM के समरूप हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे ताकि संगत कोण बराबर दिख जाए, P N के बराबर, Q T के बराबर, R M के बराबर। और यहां से अगर हम भुजाओं का अनुपात लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? भुजाओं का अनुपात देखिए ऐसा लिखिएगा। आप बोले सर यहां से हमने अगर PQ लिया तो यहां से आप NT ले लीजिए, तो PQ को आप डिवाइड करोगे NT से, बराबर। आपने यहां से अगर QR लिया तो यहां से आप TM ले लीजिए। ठीक है, ऑर्डर फॉलो करिए बस। QR लिया तो उधर से आप TM ले लीजिए। एक सेकंड, QR बटा TM। उसके बाद बच गया क्या? PR, तो यहां से आप NM ले लीजिए। PR बटा NM, तो नाम में सारा चीज निकल के आ जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हो, अनुपात भी बराबर होगा। क्लियर है? तो ये Yes. आपका कंप्लीट होता है। चलो एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ पोल सेक्शन में, इसके बाद
जो क्वेश्चन रह गए हैं वो फिर अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। और भी चीजें हैं इसमें, ऐसा नहीं कि खत्म हो चुका है टॉपिक, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन आप ये पोल कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, दोनों ही त्रिभुज कौन से कसौटी से समरूप है। बाकी प्रूफिंग वाले बहुत सारे क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 9, एक सेकंड रुक जाइए बस। L1 M06। चलिए अभी आपका पोल ऑन हो चुका है, जाकर आंसर कर सकते हो। देखिए क्या होगा। दिए गए दोनों ही त्रिभुज समरूपता को ये तो बोल दिया है कि समरूपता की कसौटी से कौन से समरूपता की कसौटी से समरूप है, इसका मतलब समरूप तो होंगे ही। साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, एस एस ए या फिर एस एस एस। तो ये दिख रहा है मुझे, पहले त्रिभुज का तीनों ही कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों ही कोण के संगत कोण के बराबर है, समरूप तो होंगे। बस कसौटी देख लीजिए, कसौटी कौन सा लगेगा। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। चलो 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। 15 सेकंड, 15 सेकंड्स और। 10 and 5, लास्ट 5, 5 4 3 2 1। तो ये तो बहुत क्लियर है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे क्योंकि समकोणिक त्रिभुज है। अच्छा, इसको हम समकोणिक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? समकोणिक कहेंगे ना, क्योंकि दिख रहा है सर यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ भी 60 डिग्री, एक कोण बराबर 80 डिग्री और यहाँ भी 80 डिग्री, ठीक है। दूसरा कोण बराबर, यहाँ 40 डिग्री, यहाँ भी 40 डिग्री। तो पहले त्रिभुज का तीनों ही कोण संगत दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, समरूप तो होगा। तो यहाँ पर कोण ए जो है सर कोण डी के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है, कोण सी जो है कोण एफ के बराबर है। तो ये तीनों ही कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, तो संगत कोण के हिसाब से एंगल 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 कसौटी कोण 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 प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो ये कंडीशन कुछ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर जब प्रूफ करेंगे तो वहां पर हम कसौटी लिखेंगे, ठीक है। कसौटी लिखते हैं कि कौन से कसौटी से हम उसको समरूप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के, कसौटी एंगल एंगल एंगल। क्लियर इतना? यस तो सर। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो एंगल एंगल पर है। देखो अभी ज्यादा टाइम है नहीं कि मैं और भी एक नया टॉपिक स्टार्ट करूं, तो आज इतना ही रखते हैं। और इसके आगे अगले क्लास में एंगल एंगल कसौटी या फिर साइड एंगल साइड कसौटी जो भी है उसके आगे अगले क्लास में डिस्कशन करते हैं। कोई डाउट है आज के क्लास में तो बिल्कुल आप लोग अभी पूछ लीजिए माइक ऑन करके या फिर चैट में लिख के।